ये मेरा फेवरेबल जोन हो गया, ठीक है, a/2 to 3a/2। अब ये अगर फेवरेबल लेंथ है तो फेवरेबल लेंथ कितना हुआ, 3a/2 माइनस a/2, ए हो गया। तो इसीलिए a/2 इज इक्वल टू हाफ हो गया। देखो समझ में आया बात? यस। तो ये लॉजिक याद रहेगा। तो ऐसे केस में मैनुअल काउंटिंग करने मत लगना, हमेशा इस तरीके से लेंथ कैलकुलेट किया जाता है। अब देखो मैंने एक और बात लिखा था, फेवरेबल एरिया बाय टोटल एरिया, ठीक है। अब देखो उसका भी यूज के लिए क्वेश्चन लेते हैं। रेडी एवरीवन? यस सर। यस सर। तो अब एक सिचुएशन ऐसे इमेजिन करो, मान लो देवराज, तुम अपने किसी फ्रेंड मार्गिजन, तुम और मार्गिजन एग्री किया कि हम दोनों मिलेंगे आपस में, ठीक है, और लेट अस से हौस खास विलेज में मिलेगा, ठीक है। सिचुएशन समझ। अब तुम बोला कि मैं पक्का 10 बजे पहुंच जाऊंगा, ठीक है, ठीक है। दोनों एग्री किया कि 10 बजे आएगा, मतलब 10 से मान ले एक विंडो दे दिया, 10 से 11, ठीक है। तो 10 से 11 के बीच में मिलेगा, लेकिन एक कंडीशन है। मान ले तुम 10:10 पे पहुंचा, ठीक है, तो तुम 20 मिनट्स तक वेट करेगा, मतलब जो भी पहुंचा वो 20 मिनट वेट करेगा और उसके बाद चला जाएगा, ठीक है। अब कौन कितना बजे पहुंचा ये तो नहीं मालूम। देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 10 से 11 के बीच में दोनों मिलेगा, ठीक है। अब जो भी पहुंचा वो 20 मिनट्स तक मैक्सिमम वेट करेगा और उसके बाद वो चला जाएगा। तो मान ले देवराज तू गया 10 बजे और मार्गिजन गया 10:25 पे, तो दोनों का मुलाकात तो होगा नहीं, क्योंकि 10:20 तक तू वेट करके चला जाएगा। और मैगजीन जैसे लेट होता है तो ऑब्वियस है उस दिन भी लेट होगा। है क्यों? तो अब ये बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल मीट? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। देखो तो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन में कहीं भी एरिया वर्ड यूज किया क्या? नहीं किया। तो ऐसे क्वेश्चंस में अब देखो अप्रोच क्या करना है, ऐसे समझो कि लेटस से मैगजीन पहुंचा, मतलब हमारा काउंटर चालू होता है 10 बजे से, ठीक है, और 10 बजे को मैंने ओरिजिन बना दिया, ठीक है, 10 बजे ओरिजिन बना दिया। अब यहाँ पे मान ले ये देवराज का लेट अस से अराइव्स एट एक्स टाइम एक्स, ठीक है, मतलब x मिनट्स पास्ट 10, और मैगजीन अराइव करता है एट y मिनट्स पास्ट 10, ठीक है। तो इधर x प्लॉट कर दे, इधर y प्लॉट कर दे, ठीक है। तो 60 मिनट का विंडो है, ये देख 60 मिनट का विंडो है तुम्हारे पास दोनों का। हाँ सर। तो 0 से 60, ठीक है, ऐसे कर। अब ये 0 से 60 ये पूरा स्क्वायर हो गया। अब तुम लोग तभी, देवराज के पास तो बस 40 मिनट्स का विंडो है ना। अरे तुम 10 बजे से लेकर 11 बजे तक कभी भी जा सकते हो। अब पहले जनरल केस सोचो, फेवरेबल केस पे तो हम आएंगे है। तुम मिलोगे तभी जब वो 20 मिनट पीरियड ओवरलैप करेगा, ठीक है। हाँ। तो द डिफरेंस इन द अराइवल टाइम दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 20, इनफैक्ट लेस देन 20 होना चाहिए।
हाँ Yes, sir. अब समझ में आया कहानी? तो ये जो पूरा स्क्वायर हुआ ये मेरा एनएस हो गया, समझ गया? देखिए पूरा स्क्वायर का जो एरिया होगा दैट इज 60 इंटू 60 यानी 3600. दिस इज माय फेवरेबल, सॉरी दिस इज माय टोटल. हाँ अब इसको सॉल्व करो. देखो फेवरेबल कंडीशन यही ना है कि x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 20 और माइनस -20 इसके बीच में लाई करना चाहिए. Yes, sir. तो अब जरा यहाँ पे गौर करो कि x माइनस वाई और यहाँ पे लेस देन 20 अगर मैं करता हूँ तो -x प्लस वाई और प्लस 20 ग्रेटर देन 0, ये आया कि नहीं? यस सर Yes, sir. अब बताओ y इक्वल टू x माइनस 20 कैसा टाइप का एक लाइन होगा कि नहीं? ऐसा देखो, ये x इक्वल टू 20 पे ये एक मिनट प्रोपोर्शनेटली बनाता हूँ. देखो ऐसा एक लाइन होगा Yes, sir. यस सर और इस लाइन के और ये पॉइंट होगा 20,0 Hmm. और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? ये नेचुरली 60,20 हाँ 60,40 हो जाएगा शायद, हाँ सर है ना? Yes, sir. अब देखो, अब दूसरा वाला लेफ्ट वाले की बात करो तो लेफ्ट वाले के लिए हम क्या कहेंगे? -x प्लस वाई -20 लेस देन 0. Yes, sir. यानी ये y इक्वल टू x प्लस 20 लाइन, ये देखो ऐसा होगा और ये हाँ. 0-20 होगा Hmm. और ये वाला कितना हो जाएगा? 40,60 करेक्ट, तो 40,60. हाँ अब ध्यान से देखो, अगर तुम इस विंडो में कहीं पे भी कोई आया तो ये मुलाकात हो जाएगा कि नहीं? Yes, तो sir. ये हाँ सर विंडो का जो एरिया होगा क्या यही मेरा फेवरेबल एरिया नहीं होगा? हाँ, sir. तो अब एनई कैलकुलेट करो तो देखो एनई विल बी Triangle हाउ मच? minus 30. 2600 टोटल. अब देखो ये Minimum दो ट्राइंगल 40. बने कि नहीं? हाँ सर 40. अब ये दोनों दोनों ट्राइंगल को मिला दोगे तो ये इनफैक्ट एक स्क्वायर ही बन जाएगा. Yes, sir. और फिर सर 40 ये क्रॉस दोनों 40 ट्रायंगल लेकिन फिर क्या माइनस कर देंगे ना टोटल में से. हाँ टोटल में से वही तो कर रहा हूँ. देखो 3600 माइनस एरिया ऑफ दिस एंड दिस ट्राइंगल. ओके, हाँ तो these two triangles combined give you what? 1600. 1600. तो अब ये कितना हुआ बताओ? 2000 हो गया कि नहीं? 2000 बाई Yes, sir. 300 तो probability that you will meet is equal to how much? 20 by 36. Hmm. 10 तो बाई 4 18 काट दो तो 5 बाई 9 5 by 9 is the probability that you will meet. तो देखो क्वेश्चन यस में कहीं ये वर्ड मेंशन किया कि एरिया यूज करो? नहीं, तुम्हें समझना है कि मुझे एरिया यूज करना है. देखो सबको समझना है? क्वेश्चन का हैं? थियरी दे सकते हैं सर. क्या? क्वेश्चन मतलब लिखने के लिए क्वेश्चन का थियरी दे सकते हैं सर. क्वेश्चन का स्टेटमेंट बोलो, क्वेश्चन का थ्योरी तो पहले ही बता दिया था. हाँ स्टेटमेंट एक- सर. हाँ तो लिखो ना. टू फ्रेंड्स ए एंड बी, टू फ्रेंड्स ए एंड बी हाँ एग्री टू मीट ईच अदर each other between 10 a.m. and 11 a.m. 10 10 a.m. and 11 a.m. Each of them agree to wait for 20 minutes. Each of them agree to wait for 20 minutes after arrival
what is the probability of their meeting, of them meeting each other? हाँ सर. What is the probability of them meeting each other? देखो ये लॉजिक समझ में आया सबको? गणेश, यस सर। मैं ये कैटेगरी है, याद रखो, इसको ऐसे ज्योमेट्रिकली करना होता है। मैं यस सर। यश, आदर्श, यस सर। देखो सर ये ग्रेटर लॉजिक देन समझ में इक्वल आया? टू क्यों नहीं आया? देखो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, डिफरेंस 20 मिनट से ज्यादा होगा तो मिलेगा ही नहीं ना यार। पर 20 मिनट तो हो सकते हैं ना सर? तो 20th मिनट में मान ले देवराज जा रहा है और तू आया, तो मुलाकात तो नहीं होगा ना। मतलब वो तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा ना, मतलब एरिया में आ जाएगा वो उसकी 20 से हाँ मिनट के पे. वो तो मैंने अभी बताया था ना पिछले केस में कि इक्वालिटी को लेके यहाँ पंगा मत करना, क्योंकि एक पॉइंट से एरिया बाउंडेड पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है सर. ठीक है, तो एरिया और वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में, लेंथ एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में इक्वलिटी को लेके पंगा मत करना। सिर्फ उन्हीं केसेस में होता है जहां पे तुम्हारा नंबर ऑफ पॉइंट्स जो डिस्क्रीटली गिनते हैं ना, वहां मैटर करता है। हाँ सर. ये एनई और एनएस निकालने के ऊपर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। मैं आगे भी करवाऊंगा, लेकिन पहले थ्योरी आगे पढ़ाते हैं। देखो ये लिखना हो गया। हाँ सर. नो सर। डन सर। ओके, अब थ्योरी की तरफ थोड़ा सा आगे देखो। कल मैंने ये सिखाया था कि एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज एन इवेंट, यस सर। और इवेंट दो टाइप का है, सिंपल इवेंट और कंपाउंड। कंपाउंड. ठीक है, अब यहाँ जरा गौर से देखो, मैं एक्सपेरिमेंट वही ले रहा हूँ। सपोज a die is thrown, correct? So the set of outcomes are 1, 2, 3, 4, 5, 6, correct? अब यहाँ पे इसका कोई भी सबसेट हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। देखो 1 कम E1 हो गया, द डाई शोज द नंबर 1, ओके। E2 हो गया, द डाई शोज द नंबर से 2। E3 हो गया, लेट अस से द डाई शोज एन ऑड नंबर, दैट इज 1, 3, 5, ओके। E4 is the event that the die shows an even number, 1, say 2, 4, 6. E5 is the event that the die shows a composite number. Okay. E6 is the event that the die shows a odd prime number. ऐसे करके मैंने 64 इवेंट डिफाइन कर सकते हो, तो मैंने 6 टॉय किया। ठीक है, यस सर। अब जरा ये बताओ, अगर डाई पे, अब मैं एक कलेक्शन ऑफ इवेंट्स का बात कर रहा हूँ। अब जो भी बात कर रहा हूँ याद रखो, कलेक्शन ऑफ इवेंट्स, मतलब मैंने E1 E2 से लेकर E6 तक को एक सेट में डाल दिया। ठीक है, अब अगर डाई पे
डाई तुमने थ्रो किया, मान लो नंबर 1 शो किया डाई, तो E1 ऑकर किया और E3 ऑकर किया। देखो 2 इवेंट ऑकर किया ना। Yes, sir. If the die shows the number 2, which events are occurring? E2 and E4. 2, 4. Yes, sir. If the die shows the number 3, E3 and 3, E6 6. occur किया। If the die Yes, shows sir. number 4, E4, E5 occur किया। Hmm. Similarly, अगर 5 दिखाया तो 3, 6. 3, 6. करेक्ट, और 6 आया तो 5, 6. And 5, 4. तो डाई कुछ भी शो करे, ये जो सेट ऑफ इवेंट्स है इसमें से कम एक ऑकर कर रहा है कि नहीं। Hmm. अब ऐसे इमेजिन करो कि तुम पढ़ाई कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी में दुनिया में जितना क्वेश्चन अवेलेबल है तुम सब सॉल्व कर लिया, तो उसी के मतलब तुमने क्या किया, सारे सोर्सेस को तुमने क्या किया, खत्म कर दिया। Yes, sir. और खत्म करने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, Value. है Vanish. No. destroy, एग्जॉस्ट करना नहीं कहते हैं, यू एग्जॉस्टेड sir. ऑल दी सोर्सेस, यही वर्ड यूज होता है कि नहीं। Yes, sir. तो इसको कहा जाता है एग्जॉस्टिव सेट, ठीक है। तो एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स क्या होता है, मतलब तुमने ऐसे सेट को डिफाइन किया है ताकि जब वो एक्सपेरिमेंट करे किया जाए तो उसके जो जितने भी इवेंट्स हैं उनमें से कम एक ऑकर करेगा ही करेगा, एक Yes, से sir. ज्यादा भी कर सकता है। Hmm. अब खास बात देखो, ये जो सारे E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E6, इन सभी का यूनियन क्या होगा, Sample space. सैंपल स्पेस। ये एग्जॉस्टिव का पहचान है। एग्जॉस्ट मतलब तुमने ऐसे इवेंट्स को डिफाइन कर दिया कि वो कलेक्शन में से ही कुछ एक होना है, ठीक है। ठीक है सर। तो अब सबसे पहला टाइप ऑफ इवेंट्स अभी सीख रहे हैं हम लोग। तो टाइप ऑफ इवेंट्स में पहला लिखो एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स। रेडी एवरीवन, तो राइट डाउन। Yes, sir. लिखो लिखो बच्चे, इफ E1 E2 E3 EN, E1 E2 E3 up to EN are a set of events such that at least one of them occurs, when the experiment is carried out, then the events are said to be exhaustive. और यहां पे ऐसे लिखो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन EN, this will be equal to this sample space। और इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी दैट E1 और E2 और E3 यूनियन को और कहते हैं कि नहीं, और EN occurs, this is equal to 1। तो एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स में, ठीक है, तुम्हारा
ये यूनियन का प्रोबेबिलिटी, सभी का यूनियन लोगे तो उसका प्रोबेबिलिटीज 1 हो जाएगा। देखो ये बात समझ में आया? हाँ सर। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, तुम्हारे क्लास में मैंने एक टेस्ट लिया, ठीक है, और किसी भी दो बच्चे का नंबर, मतलब जिसको कहते हैं, सॉरी, टेस्ट लिया और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर, ठीक है, और अब मैं E1 ये कहता हूं इवेंट के मैगजीन फर्स्ट आएगा, ठीक है। E2 इज द इवेंट के आदर्श फर्स्ट आया, समझ गए। E3 इज द इवेंट की प्रगति फर्स्ट आई, ठीक है, और ऐसे करके मैंने डिफाइन कर दिया E10 तक। ऑलराइट, तुम लोग 10 लोग हो, E10 तक डिफाइन कर दिया। अब मान लो टेस्ट हो गया, रिजल्ट निकल गया, और लेटेस्ट से मैगजीन फर्स्ट आया, यानी इवेंट E1 इसका फर्स्ट आ गया, इसका ऑटोमेटिक मीनिंग क्या है बताओ? बाकी नहीं है। बाकी फर्स्ट नहीं है, यानी occurrence of one event denies the occurrence of the other one। यस सर। समझ में आया बात? हम्म। तो जब भी ऐसा होगा कि एक का ऑकरेंस दूसरे के ऑकरेंस को डिनाई कर दे, तो इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव। क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब द वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब एक दूसरे को वो डिनाई करता है दूसरे का ऑकरेंस। अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये E3 सेट देखो और E4 सेट देखो। अब ये बताओ E3 क्या बोलता है कि नंबर ऑड आया, यस सर। और हाँ E4 क्या कहता है कि नंबर इवन आया। तो अब बताओ, अगर डाई पे नंबर इवन आया तो ऑटोमेटिक मीनिंग है कि ऑड हो नहीं सकता, यस सर। और अगर ऑड आया तो इवन नहीं हो सकता। यानी एक का ऑकरेंस दूसरे के ऑकरेंस को डिनाई करता है कि नहीं? यस सर। सर। अब अब एक बात बताओ, E3 इंटरसेक्शन E4 क्या हो रहा है? यस। नल सेट हो रहा है कि नहीं? यस सर। तो अब अगला लिखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट ऑफ इवेंट्स। इसका डेफिनेशन लिखो, क्योंकि आगे चल के ये बड़ा काम आएगा। अभी धीरे धीरे सब इंटीग्रेट हो जाएगा आगे चल के। रेडी एवरीवन? यस सर। हाँ सर। लिखो, if E1, E2, E3, En, if E1, E2, E3, En are a set of events, are a set of events such that occurrence of one of them, occurrence of one of them denies the occurrence of the remaining ones, denies the occurrence of the remaining ones, then the set of events are said to be, then the set of events are said to be mutually exclusive। अब देखो इसमें EI intersection EJ, that is always equal to a null set for all I not equal to J। ठीक है, for all I not equal to J ये हमेशा null set होगा। और इसका मतलब अगर कोई भी नल सेट हो जाए तो EI इंटरसेक्शन EJ का प्रोबेबिलिटी क्या कहेंगे बताओ? 0 कहेंगे, ठीक है। तो ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। देखो ये लिख लिए बेटा,
Everyone has understood the meaning of these two terms? क्या हुआ, अनवी और प्रगति की आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा है? Yes, sir. देखो, ये समझ में आया बच्चे? Yes, sir. अब एक सिचुएशन मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? देखो, एग्जॉस्टिव क्या कहता है कि सेट ऑफ इवेंट्स में कम से कम एक ऑकर करेगा। Yes, सेट ऑफ sir. इवेंट। और एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या कहता है? एक करेगा तो बाकी नहीं करेगा। एक करेगा तो बाकी नहीं करेगा। अब दोनों को कंबाइन कर दो तो स्टेटमेंट क्या आता है? दोनों को कंबाइन कर दो तो स्टेटमेंट क्या आता है? क्या हुआ, कोई तो बोलो यार। दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके बताओ क्या होगा? एक ही करेगा। एग्जैक्टली एक करेगा। और ऐसा देखो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। मान लो तुम्हारे क्लास में 10 लोग हैं। अब 10 के 10 एडवांस का एग्जाम देने जा रहे हैं अगले साल, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वालिफाई करे, तो लेट अस कॉल इट इवेंट E1। 2 क्वालिफाई किया, इवेंट E2। और 10 क्वालिफाई किए, इसको कहते हैं इवेंट E10, ठीक है? तो अब ये बताओ, E1, E2, E3, E से लेकर E10 को अगर मैंने एक सेट बनाया, तो इसमें से एग्जैक्टली एक ही ना होगा अगर करेगा। अरे एडवांस का एग्जाम हो गया, रिजल्ट निकल गया, ठीक है? तो मान ले 10 के 10 क्वालिफाई कर गए, तो कौन सा इवेंट ऑकर किया? E10। Yes, तो sir. E10 अगर ऑकर किया, इसका मीनिंग क्या हुआ? E1 से E9 ऑकर नहीं किया, तो एग्जैक्टली अगर 9 लोग क्वालिफाई किए मान ले, तो E9 ऑकर किया। यानी इस सेट में से एग्जैक्टली एक ऑकर करेगा कि नहीं? Yes, sir. तो ये जो ऐसा जो सेट ऑफ इवेंट होगा, इसको हम लोग कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है? तो अगला तुम जिसको कहते हैं टाइप ऑफ इवेंट में ये लिखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, एंड एग्जॉस्टिव, तो अब इसमें ऐसे लिखो, if E1, E2, E3, En, if E1, E2, E3, En are a set of events, such that exactly one of them occurs when an experiment is carried out, then the set of events are said to be mutually exclusive एंड एग्जॉस्टिव। और इसमें देखो, ये तुम्हारा सैंपल स्पेस होगा एज वेल एज EI इंटरसेक्शन EJ। दिस विल बी अ नल सेट फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन En, ये हो जाएगा हमेशा 1। One. और साथ में
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ई जे ये भी हमेशा 0 रहेगा। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सेट में ही पॉसिबल। देखो ये दो बात लिखी है इसमें। अच्छा रेडी अगला वाला टर्म के लिए। अगले वाले को कहते हैं इक्वली लाइकली। अब ये बताओ प्रगति, अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? half, टेल आने का? half, तो क्या दोनों में से किसी के ऊपर प्रेफरेंस है? अगर तुम्हारे पास एक सिक्का है, इज देयर एनी रीजन टू एक्सपेक्ट कि हेड आने का संभावना ज्यादा है? ऐसा कुछ है क्या? no sir, यानी किसी भी इवेंट का कोई प्रेफरेंस है दूसरे के ऊपर? no sir, तो जब कभी भी ऐसा हो तो इनफैक्ट ऐसे लिखो, इफ A and B are two events, if A and B are two events having same probability of occurrence, having same probability of occurrence, क्या मैगजीन क्या बोल रहा है? हाँ सर। यू आर वो सेइंग समथिंग? नो सर, वो शायर हिला रहा हिल जाता सर। अच्छा लिखो, if A and B are two events having the same probability of occurrence, then the events are said to be equally likely. Then the events are said to be equally likely. ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो मैंने इवेंट्स डिफाइन किया है E1, E2, E3, E4, E5, E6, इसमें से कौन कौन सा इक्वली लाइकली है बताओ तो? 1 2 E1, E2 है, E3, E4 भी तो है, अच्छा यस सर E5, E6 भी तो इक्वली लाइकली है कि नहीं है? हाँ ठीक है। तो इक्वली लाइकली देखो, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस 1/3, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस 1/3। तो E5, E6 इक्वली लाइकली हो गया। यस सर अब सेम वे देखो, E3 का प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस क्या है? 1/2। 1/2 E4 का भी है 1/2। तो हम्म बोथ द इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। यस सर समझ में आया? तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस सेम हो जाए तब हम कहेंगे कि द इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। ओके, तो यहाँ पे ऐसे केसेस में probability of E1 is equal to probability of E2 and so on till probability of En। ठीक है। अब देखो एग्जाम में एक्चुअली क्या होता है, एग्जाम में ऐसे दिया जाएगा कि मान लो n बॉक्सेस है, ठीक है, n बॉक्सेस है, और तुम्हें बोल दिया है कि ऑल ऑफ देम आर इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड। तो तुम समझ जाओ कि ये मतलब मैं किसी भी बॉक्स को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी सेम। तो अब n बॉक्सेस है तो किसी एक बॉक्स के सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1/n हो जाएगा कि नहीं? यस सर समझ में आया बात? तो इसीलिए ये लैंग्वेज भी पहचानना बहुत जरूरी है। अब एक सिचुएशन ऐसा सोचो, मैंने देवराज तुमको एक कॉइन दिया, ठीक है, यस सर एक कॉइन दिया, और आदर्श को मैंने एक डाई दी, ठीक है। अब ये बताओ तुम्हारे कॉइन का आउटपुट क्या किसी भी तरीके से डाई के आउटपुट को इम्पैक्ट करेगा? नो सर तो कॉइन पे हेड या टेल दोनों आ सकता है। क्यों? यस सर अब
let us say A is the event that the coin shows head, ठीक है, and B is the event that die shows odd number, ठीक है, die shows मैंने कहा odd number। तो देखो अब यहाँ डाई पे ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ। हाफ है, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया कितना? हाफ हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी कितना हो गया? हाफ। करेक्ट। अब अगर मैं ऐसे कहता हूं कि देखो जब एक इवेंट दूसरे के आउटकम को किसी भी एंगल से इंटरफेयर नहीं करता है तो इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे एक खास बात है, तो देखो प्रोबेबिलिटी, अब ए एंड बी दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लो। तो मैंने कल सैंपल स्पेस लेके दिखाया था, देखो H1, H2, H3, ठीक है, H4, H5, H6 और ऐसे करके मेरा T1, T2, T6 तक आएगा कि नहीं? अब जैसे ही मैंने लिखा A एंड B मतलब coin shows head and the die shows odd number, तो इसमें क्या आएगा बताओ? H1 आएगा, H3, H5 आएगा कि नहीं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B कितना हो रहा है देखो, क्या है 3/12 यानी 1/4, देखो हो गया। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, ये 1/2 इंटू 1/2 यानी ये PA इंटू PB के बराबर है कि नहीं? तो इंडिपेंडेंट इवेंट का पहचान ये है कि जितने भी इवेंट्स का साइमल्टेनियस कहते हैं ऑकरेंस, दैट इज इक्वल टू द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। समझ में आया बात? ये किसके बराबर है? इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बराबर है। तो अब अगला टाइप में लिखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। लिखो इफ A एंड B आर टू इवेंट्स, if A and B are two events such that occurrence of one of them in no way affects the occurrence of the other one, then the events are said to be independent. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B, ये स्टेटमेंट जरूर लिख लो, इंडिपेंडेंट में ये PA इंटू PB के बराबर होता है हमेशा। और यही टेस्ट भी है कि अगर कभी बोलेगा ना कि ये इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो अगर इस कंडीशन को फुलफिल किया तभी वो इंडिपेंडेंट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। देखो ये बात समझ में आया? सर इसमें तो हम दो अलग अलग काम कर रहे हैं ना, फिर कॉइन कर हाँ, रहे हैं, तो इसीलिए ना देखो अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, इसीलिए तुम अलग, मतलब अब जैसे मान लो तुम दो अलग अलग लोग निशाना लगा रहे हैं, ठीक है, तो पहले वाले का निशाना लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या वो किसी भी तरीके से दूसरे के निशाने को इफेक्ट करेगा? यानी दोनों शूटर का टारगेटिंग का प्रोबेबिलिटीज इंडिपेंडेंट हो गया। समझ में आया बात? वैसे ही अगर मान लो मतलब अलग अलग सिचुएशन में मान लो मैंने तुम लोग 10 को प्रॉब्लम सॉल्व करने दिया,
तो एवरीवन, मान लो कोई चीटिंग नहीं कर रहा है, जॉइंट डिफॉल्ट नहीं लगा रहा है, तो हर एक का अपना अपना प्रोबेबिलिटी है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। यस सर। तो अगर मान लो मैंने ऐसे कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू एंड इनफैक्ट ऑल ऑफ यू सॉल्व द क्वेश्चन, तो क्या होगा, सबका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस सर। समझ में आया बात? अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अब एक टर्मिनोलॉजी समझाते हैं, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट। ठीक है, यस सर। अब देखो, ऑड्स इन फेवर का मीनिंग क्या होता है कि लेट अस से कोई भी काम करने के लिए, कोई भी काम, लेट अस से ऐसा कहा कि एक रेस में तुमको, या देवराज, तुमको मैं बोलता हूँ कि तुम गुड़गांव से, ठीक है, नई दिल्ली स्टेशन तक दौड़ के जाएगा। ये इवेंट है, ठीक है। यस इवेंट सर। ये है कि देवराज दौड़ के जाएगा नई दिल्ली तक। अब मैंने 10 लोगों से वोटिंग किया, ठीक है, 10 लोगों से वोटिंग किया कि तुम पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अब 10 लोगों में से 4 लोगों ने बोला कि हाँ पहुंच जाएगा, 6 लोगों ने बोला कि नहीं ये पहुंचेगा नहीं, ये बीच में बैठ जाएगा। ठीक है, वैसे कौन सा ज्यादा प्रोबेबल है? मेरे ख्याल से 6 लोग वाला। तो कितने लोगों ने तुम्हारे फेवर में जवाब दिया 4 और कितने लोगों ने अगेंस्ट में दिया? 6 तो ऑड्स इन फेवर ऑफ देवराज इज नथिंग बट 4:6 या 2:3 भी कह सकते हैं। समझ में आएगा? ऑड्स अगेंस्ट का मतलब है कितने लोग तुम्हारे खिलाफ गए, वो पहले, बाई कितने लोग तुम्हारे अगेंस्ट में। तो अब यहाँ देखो, ये वर्ड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में अक्सर यूज होता है, ऑड्स इन फेवर। ठीक है, ऑड्स इन फेवर ऑफ ई ऑलवेज सिग्निफाइज कि कितने लोग इवेंट को फेवर कर रहे हैं और कितने लोग उसके कॉम्प्लीमेंट को फेवर कर रहे हैं, ये रेशियो। अब ये मान लो ए बाई बी है, ठीक है, तो यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ई क्या हो जाएगा, ए बाई ए प्लस बी। ठीक है, यस सर। लेकिन अगर ये वर्ड यूज हुआ ऑड्स अगेंस्ट, ठीक है, ऑड्स अगेंस्ट ई, तो इसका मीनिंग हमेशा होता है एनी डैश डिवाइडेड बाय एनी, मतलब यस सर। ये उल्टा हो गया। अब ये मान लो तुम्हारा P बाई क्यू है, तो अगर ऑड्स अगेंस्ट दिया हुआ है तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज Q बाई P प्लस क्यू। प्लस P। ठीक है, तो अगर मान लो क्वेश्चन में मैं ध्यान से सुनना, the odds in favor of a horse winning the race is 2:5. ठीक है, what is the probability that the horse will win the race? 2/2 2/7। 7 अरे मैं विन क्या है, करेंगे। क्या पूछे थे सर लास्ट में? मैंने बोला what is the probability the horse will win the race? 2/7। हाँ 2/7। अब अगर मैंने बोला कि the odds against a horse winning the race is 2:5, अब बताओ probability of the horse to win the race? 5/7. 5/7। ठीक है, तो ये लैंग्वेज में दिया रहेगा, उससे तुम्हें प्रोबेबिलिटी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। तो ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट का मतलब समझ में आया ना? यस सर। अब ये बताओ 52 पत्तों की जानकारी है? तो किसकी?
अरे 52 कार्ड्स का इंफॉर्मेशन है ना, यस कि नहीं सर, है? हाँ पता है। हाँ सर। मैंने बताया भी तो था। हाँ सर। हाँ, तो वो याद रखना, क्योंकि वो सब बहुत यूज होता है। और आंसर कई बार इस रेशियो के फॉर्म में पूछता है, तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके ए और बी निकाल के देना होता है। आगे बढ़े। वेट सर। हो गया बच्चे लोग? यस सर। अब सबसे पहला थ्योरम अब हम पढ़ा रहे हैं, एडिशन थ्योरम का पहला वाला। ठीक है। बी, और मैथमेटिकल लैंग्वेज से हमें कन्वर्ट करना होता है, मतलब लैंग्वेज को मैथमेटिकल स्टेट में। तो अगर ऐसे कहा, देखो, एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी ऑकर्स, ठीक है, ये वर्ड अगर यूज किया, इसका मीनिंग होता है ए यूनियन बी। ठीक है। या ऐसे कहेगा तो ए और बी कहो, ए यूनियन बी कहो, एक ही बात। तो अब सेट थ्योरी का एकदम बिगिनिंग का क्लास में मैंने ये चीज सिखाया था। देखो, अगर ये हमारा सेट ए, ठीक है, देखो ये सेट बी है, मतलब ये इवेंट्स है, ठीक है, और ये तुम्हारा सैंपल स्पेस है। तो ये वाला साइमल्टेनियस ऑकरेंस ए एंड बी हो गया। तो ए और बी एक्चुअली सिग्निफाइज दिस एंटायर रीजन जो मैंने ब्लू से शेड किया। ठीक है। तो अब एक सिंपल सा लॉजिक देखो, सेट थ्योरी का अगर हम यूज करते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए और बी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ NA ए, plus NB minus NA intersection B. करेक्ट। नाउ Yes, इफ आई sir. डिवाइड इट बाय द सैंपल स्पेस, NS तो ns से डिवाइड कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। देखो, ये हमारा जनरल रिलेशन है। अब मैं एक एक करके पूछूंगा और तुम लोग जवाब दोगे। तो आदर्श, अगर मान लो ए और बी एग्जॉस्टिव सेट बना रहा है, तो इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा बच्चे? आदर्श सुन भी नहीं रहा है लगता है। CA plus सुन रहा हूँ CB. सर। अगर ए और बी एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट बनाता है, तो ये इक्वेशन में बदलाव कहाँ पे होगा? सर प्लस आ जाएगा क्या बीच में? क्यों प्लस आ जाएगा बेटा बीच में? इसका मतलब तुमने इसके पहले वाला हिस्सा ध्यान से नहीं सुना बेटा। सब ए, ए यूनियन बी वन हो जाएगा। A intersection ये B वन 0 हो हो जाएगा. जाएगा। अरे फिर तुम भी गलत बोल रहे हैं। एग्जॉस्टिव का मतलब यूनियन वन होगा। और इक्वेशन देखो ऐसे ना बदलेगा। समझ में आया बात? ये देखो, तो तो अगर ए बी, देखो ए एंड बी अगर एग्जॉस्टिव सेट बना रहा है, एग्जॉस्टिव वर्ड यूज कर रहा हो,
तो इफ दे, इसीलिए कौन सा टाइप का इवेंट है क्वेश्चन में, ये पहचानना वाइटल है, याद रखना। देखो इक्वेशन ऐसे चेंज हो गया। अब अगर मैंने कहा कि ए एंड बी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो चलो प्रणेश बताओ बेटा, इक्वेशन क्या होगा? पी ए यूनियन बी जीरो हो जाएगा। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? क्या पी ये ए लिखेंगे? इक्वल टू पी ए प्लस बी बी। कह रहे, समझ में आया? देखो चेंज कैसे हो रहा है इक्वेशन में। अब अगर मैं कह रहा हूं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, तब इक्वेशन क्या होगा? 1 और 0 हो जाएगा तो 1 और 0। हाँ, तो पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 1, यही ना इक्वेशन बचा। यस अगर मैं कहता हूं कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, अब बताओ। इंटरसेक्शन 0 इंटरसेक्शन जीरो हो जाएगा इंडिपेंडेंट में? ऐसा तो मैंने नहीं सिखाया यार। यार प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी ये सॉरी पी ए हो प्लस जाएगा पी बी और माइनस पी ए इंटू पी बी ना होगा यार। यस सर सॉरी समझ गया? अब देख, जब तक हम यूज करके नहीं दिखाएगा ना, अब एक्चुअल क्वेश्चन में तो लैंग्वेज आएगा, तुम्हें उस लैंग्वेज को डिकोड करके पहचानना है कि ये कौन सा हम लेंगे। देखो ये ऐसा ऐसे करके अभी हम 7-8 इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है? लेकिन हर इक्वेशन डायनेमिक है, यानी हर क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें वो इक्वेशन को डिकोड करना है। ये लिखा पहला वाला। वेट सर कौन छोड़ के चला गया? तो मैं से कौन डिस्कनेक्ट हो गया रे बच्चा? सर मैं हुआ शायद। मैं कहाँ चला गया भाई? तुम लोग के साथ नहीं बैठा है वो? नहीं सर, जाके देखना पड़ेगा, एक मिनट। नहीं, क्या उसका नेटवर्क में दिक्कत है कि उसको बोर हो रहा है? पूछता हूँ सर। देखो बाकी लोग लिखने पे ध्यान दो इसको भी, और अभी देखो हम एग्जाम्पल लेके समझाते हैं इसका उपयोग कैसे करना होता है। सर इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों होंगे तब वो 1 और 0 हो जाएगा हाँ बिल्कुल। ठीक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव जब दोनों होगा तब। ओके चलो एक क्वेश्चन लिखो इसी बात पे, तब तुमको समझ में आएगा कि ये कैसे यूज करना है। रेडी? यस सर लिखो, देवराज स्पीक्स ट्रूथ इन 70% of the cases, whereas Abhay speaks truth in 80% of the cases. सर अभय स्पीक्स हाउ मच?
80% of the cases. Okay, sir. Speaks truth in 80% of the cases. What क्या is the इसे probability? मतलब What is the probability that at least one of them speaks truth? मतलब कम से कम एक. तो देखो at least one ये वर्ड आया. तो अब यहाँ सबसे पहले देखो ये मान लो जीरो जीरो कहाँ से हो जाएगा यार तू तो. अब है मान ले ये है. तो अब है 80% यानी 8/10 हो गया. समझ गया. और यस सर देवराज सच बोलता है कितने केसेस में 70% यानी 7/10 हो गया. यस सर। अब मैंने पूछा है कि एटलीस्ट वन ऑफ द केसेस यानी यूनियन ना पूछा है. तो क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड डी होगा क्या? समझ में आया बात? अब दोनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं है बता. हाँ तो मल्टीप्लाई यही कर चीज. देंगे हाँ तो यही तुमको चेंज करना है यहाँ पे. तो पीए हो गया 8/10, ये हो गया 7/10, ये हो गया 8/10 इंटू 7/10. तो क्वेश्चन के हिसाब से ये बदल देना होता है. अब देखो 80 और 70 150 150 माइनस 56 कर लो तो 94/100 हो गया. यानी 0.94 इज द प्रोबेबिलिटी कि अगर दोनों से पूछा जाए एक ही बात तो 94% चांस है कि सही होगा. और इसीलिए पता है जब कोई भी इवेंट का मल्टीपल विटनेसेस से क्यों पूछा जाता है मालूम है? ताकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए जो स्टेटमेंट लिया जा रहा है. देखो ये समझ में आया. Yes, sir. यस सर क्या क्या हो गया था मैं Yes, sir. तुमको? सर वो बैटरी खत्म हो गया था. अरे तो तुम किसी के साथ ही बैठ जाओ. यस बस. देखो एक और क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूँ. रेडी? वेट सर मैंने क्या बोल रहा है? रेडी और वेट करना होगा. 2 सेकंड तो जब कभी भी ये वर्ड आएगा ना कि एटलीस्ट दिस और दिस तब समझो कि यूनियन का इस्तेमाल करना है. तो ये जनरल फॉर्मूला तो तुम पहले लिखोगे ठीक है. लेकिन वो फॉर्मूला मॉडिफाई होता है हर क्वेश्चन. वो डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का इवेंट इन्वॉल्व है. ठीक है. जो अभी 5 टाइप सिखाया ना यस सर उसमें से कौन सा है तो उसके हिसाब से वो चेंज हो जाएगा. अभी देखो ना अगला क्वेश्चन ही ले रहा हूँ उसमें फिर ये बदल जाएगा. डन सर लिखो. From a well shuffled pack of 52 cards, from a well shuffled pack of 52 cards, one card is drawn at random. One card is drawn at random. सर कितने कार्ड्स थे? 52 कार्ड्स होता है ना यार. 52 cards. ओके सर. From a well shuffled pack of 52 cards, one card is drawn at random. ठीक है. What is the probability that it is a spade or an honors card? It is a spade or an honors card. ठीक है. अब देखो ऑनर कार्ड. हाँ इसीलिए तो मैंने पूछा ना कि
52 पत्तों की जानकारी है बच्चे? यस सर। ऑनर कार्ड क्या होता है? अरे जो भाई देख, एक तो मिनट रुक रॉयल का जा। होता है। अरे मैं याद दिला देता हूँ, तू कहीं सर क्वेश्चन में गलती कर 8 बाय देगा तो। 26 नहीं सर, 4 बाय 13। रुक जा फेस रुक कार्ड जा, क्या? अरे रुक जा। अब सुन ले भाई, मैं बता रहा हूँ, सुन ले। देख, टोटल 52 पत्ते होते हैं, उसको 4 सूट में बांटा जाता है, ठीक है। देख, मुझे कोई कार्ड का गेम नहीं आता है, लेकिन जितना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जानकारी मैं दे दे रहा हूँ। देख, 13-13 करके हर कार्ड में बटा होता है, इसको बोलते हैं सूट्स, ठीक है। तो इसीलिए मैथमेटिक्स में जो लैंग्वेज यूज होगा वो याद रखना। कई बार बोलेगा सेम सूट, डिफरेंट सूट, ठीक है, तो इसीलिए नाम याद रखना कि इसको सूट बोलते हैं। और ये पहनने वाला सूट नहीं है, इस पहला वाला को बोलते हैं स्पेड, ठीक है। अब स्पेड के ऊपर क्या है कि काला पान जैसा बना होता है, और ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। अगला होता है तेरा 13, दैट इज हार्ट्स का, ठीक है। इस ये रेड कलर का होता है, ये डायमंड जैसा बना होगा, ठीक है। और ये पेड़ जैसा बना होता है, इसे कहते हैं क्लब्स, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में जो लैंग्वेज यूज होता है, स्पेड, हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स, ठीक है। ये 26 रेड और 26 ब्लैक है। अब हर कार्ड का नंबरिंग होता है, देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये पहला वाला नंबर को कहा जाता है एस, ठीक है। उसके बाद देखो, 11 के ऊपर एक पिक्चर बना होता है, इसे कहते हैं जैक। 12 के ऊपर भी एक पिक्चर बना होता है, उसे कहते हैं क्वीन, ठीक है। और 13 के ऊपर भी एक पिक्चर बना होता है, इसे कहते हैं किंग, ठीक है। तो अब देखो, हर सूट में अब एस, ठीक है, किंग, क्वीन, जैक, ये कहलाता है तेरा ऑनर्स कार्ड, समझ गया? इसको कहते हैं ऑनर्स कार्ड। तो देखो, हर सूट में 13 कार्ड है, और 4 ऑनर्स कार्ड हर सूट में है। तो टोटल ऑनर्स कार्ड कितना हो गया? 16 ऑनर्स कार्ड हो गया, हाँ या ना? 16 ऑनर्स कार्ड हो गया। यस सर। और 12 कितना हुआ? फेस कार्ड हो गया, 3 × 4। तो फेस कार्ड अगर बोलेगा तो ये 12 को रेफर करता है, ठीक है। और नंबर कार्ड कहलाता है ये वाला, 2 से लेकर 10 तक, तो 9 नंबर कार्ड्स। तो 9 × 4 36 नंबर कार्ड्स है। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल। 36, समझ गया? तो अब यहाँ पे देखो, ये बेसिक जानकारी है जो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में जरूरत पड़ेगी। अब क्लियर हो गया तेरा प्रवेश? हाँ सर। देख, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना ही जानकारी चाहिए बस। तो 16 ठीक है। ऑनर्स कार्ड है, 12 फेस कार्ड है, ठीक है। और नंबर कार्ड 36 हो गया, 9 फ्रॉम ईच सूट, ओके। यानी 18 रेड, 18 ब्लैक, 4 एस है टोटल। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, तो देखो, क्वेश्चन में ये क्या बोला है कि आइदर इट इज अ स्पेड और इट इज एन ऑनर्स कार्ड। तो ऐसे में देखो, ऑनर्स कार्ड स्पेड मान लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कितना होगा बताओ? अरे 13/52 नहीं हो जाएगा? क्योंकि 13 स्पेड है, देखो टोटल डब्बे में, हाँ सर। आउट ऑफ 52। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑनर्स कार्ड कितना हुआ? 16/52। 16/52। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड एच कितना हुआ? मतलब वो स्पेड का ऑनर्स कार्ड कितना हुआ? 1/13। नहीं बेटा, गलती कर 4 दिया बाय ना। 1/13। 4/13 ना होगा। देखो, है। हर सूट में ना 4 ऑनर्स कार्ड हैं, तो स्पेड के ऑनर्स कार्ड कितने हैं? 4/13 है।
अब मैंने पूछा है आइदर स्पेड और ऑनर्स, तो यानी ये कितना हो गया देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड एच। अब यहां इंडिपेंडेंट नहीं है ये, क्यों इंडिपेंडेंट? इसलिए नहीं है क्योंकि स्पेड का भी तो ऑनर्स कार्ड हो सकता है और स्पेड के बगैर भी ऑनर्स कार्ड हो सकता है, तो इसीलिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट है ही नहीं, तो इसको कुछ नहीं करोगे, ऐसे ही यूज करोगे। तो अब ये देखो, ये 13/52 हो गया प्लस 16/52 और माइनस ऑफ 4/13, ठीक है। सर एस इंटरसेक्शन एच एक में एक 4 बाई मिनट, नहीं 52। नहीं, हाँ हाँ वही 52 नहीं मैंने ये, हाँ ये 4/52 मैंने गलत लिखा है। तो ये कितना हो गया बताओ, 25/52 हो गया। 25। यस सर। तो देखो समझ में आ रहा है कैसे यूज हो रहा है, यस सर। लिख लिया। 2 सेकंड। तो ऐसे मैं अभी 7-8 स्टेटमेंट सिखाऊंगा, ठीक है। और याद रखो हर स्टेटमेंट चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इवेंट, ठीक है। वो धीरे धीरे जैसे हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे ना, तब वो क्लियर होगा। डन सर। देन अब देखो, अब अगर मैंने ये कहा ओनली ए, ठीक है, ओनली ए ऑकर्स, ठीक है, ये इसका सेकंड मीनिंग स्टेटमेंट। होता, हाँ ये सेकंड स्टेटमेंट। तो ओनली ए ऑकर्स का मतलब हुआ ए माइनस बी भी लिख सकते हो, ठीक है, या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो। अब देखो ये सेट थ्योरी में कौन से हिस्से को सिग्निफाई करता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब देखो अगर तुम्हारा ये वाला जो रीजियन है, देखो इसीलिए मैं हर एक केस को ऐसे भी दिखा रहा हूं ताकि तुम कभी भी कंफ्यूज हो तो ये निकालो। देखो ये रीजियन सिग्निफाई करता है ओनली ए ऑकर्स, तो ए में से कौन सा रीजियन हटा देना है बताओ। इंटरसेक्शन वाला। करेक्ट। तो ये एन ए माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी हटा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट ओनली ए ऑकर्स इज नथिंग बट, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, करेक्ट। अब देखो यस सर। ये तुम्हें हमने जैसे निकाला, तो अब तो तुम्हें ये बात समझ में आ रहा होगा कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इवेंट ये सब चेंज भी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। Okay. अब सिमिलर एक अगला वाला एकदम सिमिलर है, ओनली बी ऑकर्स। तो ओनली बी ऑकर्स का मतलब ही होता है बी माइनस ए, ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये कैसा दिखेगा, देखो ये अगर ए है और ये बी, ठीक है, तो ये वाला रीजियन सिग्निफाई करेगा ओनली बी के ऑकर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, ठीक है,
that is equal to probability of B minus probability of A intersection B। ठीक है, ये हो गया अगला स्टेटमेंट। एग्जैक्टली वन, ये अक्सर ये टर्म यूज होता है क्वेश्चन में, मैंने देखा भी था एडवांस में, 2-3 बार ऐसे आते हैं। एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी ऑफ, इसका मतलब हुआ ए माइनस बी का यूनियन विथ बी बी माइनस। माइनस अब देखो वेन डायग्राम में ये कैसा दिखेगा, ओनली ए प्लस ओनली बी। हाँ बस ये दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। देखो ये हो गया ए वाला सेट, ये हो गया बी वाला सेट, ठीक है। तो अब सिर्फ अगर हम ये वाला हिस्सा लेते हैं, देखो आई एम कंसिडरिंग दिस वन और आई एम कंसिडरिंग दिस वन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, और ये याद रखना ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है और लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और -2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। देखो क्या ये कह सकते हैं, यस यस सर, देखो ये लिख लिया बेटा। यस यस सर। आगे बढ़े। यस सर, Yes, sir. Next statement is neither A nor B occurs, ठीक है। तो इसका मीनिंग हुआ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। यस सर, अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सैंपल स्पेस में से ए यूनियन बी को घटा दो। अब देखो वेन डायग्राम से भी तुमको दिखाया जा सकता है। और याद रखो क्वेश्चन तुम्हें किसी भी फॉर्मेट में देगा, इसको तुम्हें समझना है। देखो ये ए हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया और ये बी। अगर ये वाला हिस्सा कंसिडर करें तो देखो नाइदर ए नॉट बी ऑकर्स, देखो ऐसा कह सकते हैं तुम। यस सर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देखो ऐसा कहेंगे, हाँ ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर, देखो एक केस और बता लेते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी आएगी। अब देखो अगर 3 इवेंट है, देखो एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी ऑकर्स, अगर ऐसे बोल तो इसका मीनिंग हुआ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। यस सर, अब ये बात याद करो, ये तो सेट थ्योरी वाले क्लास में भी मैंने सिखाया था थोड़ा सा एकदम बिगिनिंग में। अगर 3 सेट होता है, मान लो ये ए, ये हो गया तुम्हारा बी और ये हो गया सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे
दिस इज योर ए बी सी। क्या ये कंप्लीट रीजन का बात नहीं किया जा रहा है? यस सर। और ये कंप्लीट रीजन क्या लिखेंगे बताओ? n of a plus n of b plus n of c तो minus n of तो intersection एन ए b. प्लस एन सी और Yes sir. माइनस एन ए A इंटरसेक्शन intersection बी b intersection माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी c माइनस intersection a एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस और plus एन प्लस सभी का intersection. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो होता है। अब Yes sir. ये वाले को इनफैक्ट देखो, अब इसको याद रखने का एक शॉर्टकट ऐसे है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो Is ये हो equal गया to. प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट्स वन एट अ टाइम, Yes sir. और ये वाले को S1 कहते हैं, ठीक है, Hmm. माइनस अब ये हो S2. जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड सी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड ए, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी। देखो ऐसा कहोगे तो प्लस और इसे याद ऐसे रखोगे S1 माइनस S2 प्लस S3 ऐसे करके। सफिक्स क्या सिग्निफाई कर रहा है? नंबर ऑफ इवेंट्स ऑकरिंग एट ए टाइम, ठीक है। हम्म। तो ये लिख लो। अब मैं दो चार क्वेश्चन लेता हूँ पहले। तो लास्ट में प्लस आएगा ना कहाँ पे? हाँ वो उसके ऊपर। बिल्कुल, वो मैंने ऑल्टरनेटिंग साइन में जाएगा, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो अगर मान लो n इवेंट्स भी है तो भी उसी सीक्वेंस में जाएगा, ठीक है। हम्म। मैं छोटे छोटे पहले क्वेश्चन लेता हूँ। देखो हो गया। इट्स अब ये जो मैंने वेन डायग्राम वाला तरीका सिखाया, तो इसमें बताओ अगर मैंने ये पूछा तुमसे, सुन रहे हो सब लोग, यस सर कि एग्जैक्टली टू ऑफ एबीसी ऑकर, तो कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली टू। देखो क्या ये वाला रीजन नहीं हो जाएगा? ऊपर का माइनस कर देंगे बीच से। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी में से इनफैक्ट देखो S2 और माइनस ए S3 देखो S2 तुम पूरा लिए, उसमें से माइनस 3 बार S3। माइनस करोगे S3। यस सर। 3 बार ना माइनस करेंगे यश? सर 2 बार ना 3 बार 3 बेटा, बार। एग्जैक्टली हाँ, 2 3 बार। इवेंट अच्छा, ऑकर हाँ करेगा, हाँ उसको नीचे ही 3 बार सीरीज। ठीक है बेटा। अब अगर मैंने कहा एग्जैक्टली वन ऑफ देम ऑकर, तो बाहर का बस। हाँ तो वो कैसे निकालेगा भाई? यही भाई तो पूछ रहा हूं। देखो ये अभी अभी ये सिखाया ओए बालक। So वो S1 यस 2 ब्रैकेट S1 तो minus 2 टाइम्स ऑफ S1, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 भी तो आएगा, तुम वो क्यों भूल गया?
देखो ओनली ए ऑकर्स कितना हुआ? सर देखो S1 ऐसे माइनस 2S2 प्लस S3 हम्म, नहीं सॉरी अरे 3 बार ना S2 माइनस होगा। S1 तेरा पहले आ गया, उसमें सारा आ गया, ठीक है। और उसमें से तुमने S2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, S2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो देखो ये कंप्लीट रीजन 1 बार चला गया, 2 बार चला गया, 3 बार चला गया, ठीक है। तो ये यस सर छोटा वाला रीजन तो 3 बार ना आउट हो गया। प्लस S2 2S3 2S3, हालांकि हटाना एक ही बार था। यस तो सर S1 माइनस S2 प्लस 2S3, तो ऐसे करके तुम देख के निकालोगे, ठीक है। तो गड़बड़ मत करना। So 3S2 और plus 2S3 ना? हाँ नहीं, प्लस S3 प्लस 2S3, हाँ वही तो बोला। हाँ ठीक है। सर ये नहीं होगा S1 - 2S2 + 6S3? क्यों 2S2 क्यों करेगा भाई? सर वो हटाना है ना, ओनली ये चाहिए ना। अच्छा हाँ तुम सही बोला, हाँ ठीक ठीक। तो हाँ ठीक है, 2 बार घटाया, तो 2 बार घटाया अगर 2 2 बार, तो ये 2 तिया 6 बार चला गया, ठीक है। तो तुम इसको जिसको कहते हैं प्लस, हाँ 5 ऐड करेगा, समझा। S1 माइनस 2S2 और प्लस 5S3 करेगा, ठीक है। तो वो क्या काउंट करके तुम निकाल लेना, ठीक है। मैं अच्छा, ठीक है सर। लेकिन तरीका मैंने सिखा दिया, वो काउंटिंग करके निकाल सकते हो, ठीक है। और मैं प्रैक्टिकल 1 2 क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखो आंसर देना फटाफट, ठीक है। देखो PA मैंने दिया 0.25, PB दिया दैट इज 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B दे दिया मैंने 0.14, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर A nor B occurs। Find the probability that neither A nor B occurs। 0.39। बिल्कुल सही, वेरी गुड। देखो बाकी सबका आंसर आया बेटा। मैंने ये पूछा ना, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। हाँ सर। देखो नाइदर A nor B occurs मतलब ये पूछा, यस सर ठीक है। अगला क्वेश्चन का हर लाइन वर्ड लिखना, वरना गलती करोगे, ठीक है। तो जैसे डिक्टेट कर रहा हूँ वैसे ही लिखो। A B C are 3 horses। A B C are 3 horses participating in a race। Participating in a race. The odds in their favor are 1:4, 1:3, 2:5, respectively. Okay? If a dead heat is not possible, if a dead heat is not possible, find the probability that one of them wins the race. One of them wins the race. तो आप क्वेश्चन को पहले डिकोड करो तुम लोग, कि मैं बताऊं।
देखो ए का जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बच्चा? 1/5. 1/5. 1/5। 1/5. और बी के जीतने का 1/4. 1/4. और सी के जीतने का 2/7. अब बताओ दोनों के दोनों सॉरी तीनों के तीनों घोड़े इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है? यस सर, हाँ सर. मल्टीप्लाई. लेकिन अब जरा ये देखो, वन ऑफ देम विंस द रेस, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम विंस द रेस। हाँ एक्सक्लूसिव हो गया. अच्छा, अब एटलीस्ट वन ऑफ देम विंस द रेस मतलब क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा है? यही ना पूछा है बच्चे। 3 ही घोड़े हैं ना वो रेस में. हाँ लेकिन देखो, मान लो घोड़ा दौड़ते दौड़ते उसका पाँव टूट गया, वो बीच में कोलैप्स कर गया, हाँ. तो इसीलिए ना प्रोबेबिलिटी है कि 1/5, 1/4, 2/7। देखो सबका अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। लेकिन सर यूनियन तो सबका 1 ही ना होगा, कोई ना कोई तो जीतेगा ना, क्योंकि डेड नहीं हीट पॉसिबल नहीं है. भाई ऐसा है, देख डेड हीट का मतलब क्या होता है बताओ? डेड हीट रेस के वर्ड में कहते हैं टाई को, समझ गए? हाँ टाई पॉसिबल नहीं है. तो हाँ, तो टाई पॉसिबल नहीं है, इसीलिए तो बोले ना लैंग्वेज बहुत अहम होता है प्रोबेबिलिटी में। तो डेड हीट पॉसिबल नहीं है मतलब टाई पॉसिबल नहीं है, यानी एक याद है ई आई इंटरसेक्शन ई जे क्या हो जाएगा? 0। 0. तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हम क्या लिखेंगे? S1 - S2 + S3 है ना, लिखेंगे। यस सर. अब हाँ सर. S2 भी 0 हो जाएगा, S3 भी 0 हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा? S1। तो probability that one of them will win the race will be how much? PA plus PB plus PC, यानी 1/5 plus 1/4 और plus 2/7, ठीक है, यही ना होगा? तो ये 7 चौक 28, 5 7 35 और 3 दूनी 40। अब ये देख नीचे हो गया 140, तो ये 75 और 28 कितना हो गया? 103/140। ये है प्रोबेबिलिटी कि कम से कम एक घोड़ा जीतेगा। सर तो बाकी 37/140 बार में क्या हो रहा है, कोई नहीं जीत रहा है, मतलब सबका हाँ तबीयत खराब हो गया. हाँ, कोई भी नहीं जीत पा, रेस पूरा ही नहीं कर पाया। देखो रेस पूरा कर पाएगा ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। तुम खुद ही नेचुरली सोचो, अगर तुम 10 लोग को मैंने दौड़ा दिया, लेट अस से 36 किलोमीटर का मैराथन, अच्छा शॉर्ट मैराथन दौड़ा है, क्या ये जरूरी है कि तुम 10 के 10 लोग 36 किलोमीटर दौड़ जाओगे? लॉजिकली सोचो। पर दौड़ना तो चाहिए ना. अरे भाई कुछ 36 किलोमीटर दौड़ने के लायक स्टेमिना होगा तब ना, तो पहले ही कोलैप्स कर जाएगा तब तो बैठ जाएगा, एम्बुलेंस बोलेगा लेके नहीं अब मैं जाएंगे. है। एम्बुलेंस में लेके जाएंगे. दौड़ेगा थोड़ी ना. अरे तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो रेस तो पूरा नहीं किया उसने, जीतना तो दूर का बात है। तो इसीलिए ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज दे देता। अगर मान लो अब जैसे देखो अगला भी सिचुएशन में ले रहा हूँ, एक और क्वेश्चन ले रेस रहा को हूँ, उससे क्या है? इंडिपेंडेंट क्यों नहीं दिया? ये देखो ये वर्ड यूज किया गया ना कि डेड हीट इज नॉट पॉसिबल, तो ये डेड हीट कहते हैं टाई को, ठीक है? तो टाई नहीं हो सकता, टाई नहीं हो सकता मतलब ए एंड बी, ए और बी दोनों एक साथ नहीं जीत सकता, अच्छा ठीक है सर. हाँ. तो इसीलिए सारे इंटरसेक्शन 0 हो गए, या इंडिपेंडेंट होते हुए भी वो 0 हो गया, समझ गया? यस सर. क्या हुआ, कंफ्यूजन दूर हो गया? यस सर. आगे बढ़े। यस सर. अरे बाकी बच्चा लोग कोई कुछ बोलता नहीं, यस. हाँ सर. क्या हो दिमाग सैचुरेट हो गया क्या? नहीं नहीं सर. ये टॉपिक ऐसा ही है यार, ये एक्चुअली देखो। अब एक और क्वेश्चन लिखो, यहाँ भी हर वर्ड लिखना वरना कंफ्यूज हो जाएगा। लिखो 3 एग्जॉस्टिव इवेंट्स ए बी एंड सी।
three exhaustive events A, B, and C have the probability of their simultaneous occurrence have the probability of their simultaneous occurrence p square if आगे लिखो if probability of exactly one amongst any two is p, then find p. अब देखो सारा चीज तुम्हें लैंग्वेज में दिया, अब इसको तुम्हें डिकोड करना है। तो ध्यान से देखो, पहले ही बार में तुम्हें एग्जॉस्टिव बोल दिया, इसका मतलब क्या ये हम 1 लिख सकते हैं बच्चे? यस सर। अब साइमल्टेनियस ऑकरेंस किसको बोलते हैं? तीनों का इंटरसेक्शन को। तो ये तुम्हें दे दिया पी स्क्वायर। अब जरा ये बताओ, ए और बी में से एग्जैक्टली एक ऑकर करने का मतलब हुआ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही ना होता है? एग्जैक्टली वन अमॉन्ग्स्ट एनी टू। देखो ये पी दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड सी में से एग्जैक्टली एक के ऑकर करने का प्रोबेबिलिटी क्या? ये भी पी है। यस सर। प्रोबेबिलिटी देखो सी माइनस ए यूनियन ए माइनस सी, ए और सी में से एक ऑकर करने की प्रोबेबिलिटी ये है। Yes, sir. तो अब ये बताओ, अब यहां से क्या लिखेंगे? क्या ये लिखेंगे पी ए प्लस पी बी -2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी? ये हमारा पी हो गया बच्चे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अभी जो सिखाया था देखो, बस उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बी एंड सी ये कितना हो जाएगा? पी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए -2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड ए, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? पी। अब इन तीनों को जोड़ लो। इन तीनों को जोड़ लिया तो देखो ध्यान से, ये 2s1 हुआ पहला वाला, -2s2 और ये 3p हो गया। तो s1 -s2 क्या हुआ बच्चे? 3p बाई 2। अब ये बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हम लोग क्या लिखते हैं? s1 -s2 और प्लस s3 कितने? ये 1 है, ये 3p बाई 2 है, और s3 क्या है? p स्क्वायर। अब सॉल्व करके जरा बताओ तो कितना था? अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? देख नहीं, ठीक है, सॉल्व करके p का वैल्यू बता। वन बाई टू। तो p इज इक्वल टू 1/2। ये तेरा एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी आया था। तो देखो मैंने ये सब जो टाइप ऑफ इवेंट्स और ये सब क्यों सिखाया, क्योंकि वहां तो लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा। अब उस लैंग्वेज को तुम्हें कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, और तभी जाके तुम्हारा बात बनेगा। समझ गए? सर ए यूनियन बी यूनियन सी 1 क्यों है? एग्जॉस्टिव बोल दिया ना बच्चा। अच्छा हाँ, सॉरी सर। तो एग्जॉस्टिव इवेंट जैसे ही बोल दिया, ठीक है, तो हम ये ले लेंगे कि हाँ चारों का यूनियन ये होगा। ठीक है, अब मैंने तुम्हें सिखाया, अब एक दो क्वेश्चन तुमको दो। यस हम्म, फिर दो है। ठीक है, लिख लो। नहीं, एक दो क्वेश्चन तुम भी करोगे तभी ना थोड़ा आइडिया लगेगा।
इसमें थ्योरी भी बहुत है और क्वेश्चन बहुत सॉल्व करना होता है थोड़ा एक्यूरेसी के लिए, क्योंकि हर वेरिएशन के साथ वाकिफ होना, इसमें वेरिएशंस बहुत है इस चैप्टर में। सर वो जो लास्ट क्वेश्चन था हॉर्सेस वाला, सर वो हाँ वो एग्जॉस्टिव हो है? नहीं है, एग्जॉस्टिव अगर होता तो 1 आ जाता ना यार। देखो एग्जॉस्टिव तब कहते हैं कि कम से कम एक घोड़ा जीत जाता, लेकिन ये कह नहीं सकते क्योंकि तीनों के तीनों घोड़े भी इंज्योर्ड हो सकते हैं। अच्छा हाँ ठीक है सर। क्यों, ऐसा पॉसिबल है ना यार, और हाँ ऐसा होता भी है कि रेस पूरा ही नहीं कर पाए। ठीक है सर। देखो हो गया लिखना बच्चा। Yes. तो अगला 2 क्वेश्चन तुम लोग को दे रहा हूं, लिख लो थोड़ा। A is a set, capital A is a set containing n distinct elements. ठीक है, A is a set containing n distinct elements. A non-zero subset P of A is chosen at random. A non-zero subset P of A is chosen at random. ठीक है, the set A is reconstructed. The set A is reconstructed by replacing the elements of P. सर एक बार रिपीट कीजिएगा। The set A is reconstructed by replacing the elements of P. ठीक है, मतलब तुमने इसमें से कुछ सबसेट चुना, ठीक है, कोई भी एक सेट सबसेट चुना P, उसका मार्क कर लिया कि उसमें क्या क्या है, और फिर वापस डाल दिया एलिमेंट को। ठीक है, रिकंस्ट्रक्टेड। अगला लिखो, अ नॉन जीरो सबसेट Q ऑफ A। कल ही सिखाया था मैंने इसका लॉजिक, खाली क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके दे रहा है। A non-zero subset Q of A is again chosen at random. Is again chosen at random. ठीक है, if आगे लिखो, if f of n is the probability that P and Q have no elements in common, then find F4, F5। ठीक है, कल सिखाया था ये वाला, खाली थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन में, और वो नॉन जीरो खाली कर दिया। आंसर बताओ। So 2 power 4, 2 power 5. ऐसा तो नहीं है बेटा, F4 F5 मैंने निकालने बोला है ना। ठीक सर। तुम कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हो मैं? देखो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ बेटा। हाँ सर आ गया।
सर नहीं आया। कल जैसे सिखाए थे ना, सबसेट देना, तो हाँ वो पी तो, और क्यू लेकिन ये रिप्लेसिंग वाला समझ में नहीं आया। है। ये रिप्लेसिंग वाला समझ में नहीं आया। ए इज रिकंस्ट्रक्टेड बाय रिप्लेसिंग एलिमेंट्स ऑफ पी। देखो, मान लो तुम्हारे पास एक बॉक्स में कुछ आइटम्स है, ठीक है। तो अब तुमने क्या किया कि उसमें से कुछ आइटम निकाल लिया, कितना निकाला मुझे भी नहीं पता, उसको सेट पी नाम दे दो, ठीक है। ठीक है सर। अब उसका तुमने मार्क कर लिया, एक जगह कागज पे लिख लिया कि हाँ क्या क्या है इसमें, ठीक है। अब वो वापस रख दो वही चीज डब्बे में, ठीक है। फिर से उसके बाद दोबारा उठाओ, कोई भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ भी उठाओ और उसको नोट कर लो, वो हो गया क्यू, ठीक है। ठीक है सर। तो वो रिकंस्ट्रक्टिंग कहने का मतलब यही होता है, ठीक है। अब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना सर 2 power 4 by 3 power 4। चाहिए। यानी पी इंटरसेक्शन क्यू क्या होना चाहिए तुम्हारा, नल होना चाहिए कि नहीं। यस सर। अब पी इंटरसेक्शन क्यू नल कितने केसेस में होता है, कल सिखाया था, याद करो। देखो, नल नल तो इंटरसेक्शन नल, यहाँ A1 यहाँ नल तो भी नल आ गया, 3 केस में। यहाँ नल यहाँ A1 तो ये क्या हो गया, नल। लेकिन इसमें से मुझे एक ही ना केस हटाना है, नल A1 नल। A1, ठीक है। तो ये 3 केसेस आ रहा है एक के लिए, तो 3 to the power n-1 ये इतने केसेस होंगे कि बताओ, यानी यही ना होगा। क्या मैं कोई कंफ्यूजन। नहीं सर। ये 2 का पावर n-1 का होल स्क्वायर, देखो ये तुम्हारा f(n) होगा। तो अब f(4) पूछा है, तो f(4) हम क्या कहेंगे, 3 to the power 4 कितना होता है, 81 - 1 यानी 80, और 16 - 1 यानी 15 × 15। तो देखो इसमें से 5 काट दो तो ये 16 आ गया, और ये हो गया 15, ये 45। अरे हम सही सोच रहे हैं कि गलत सोच रहे हैं, बताओ। सर ए और बी तो नल नहीं हो सकता है ना। हाँ, इसीलिए तो एक ए माइनस किया। इक्वल। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग। देखो लॉजिकली, हालांकि हम इंक्लूजन से तो निकाल सकते हैं, चार एलिमेंट अगर है तो एक
ज्यादा से ज्यादा मिनिमम एक मैक्सिमम 3 हो सकता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ऐसे करके। बिल्कुल। मान लो 1 2 3 4 है, ठीक है। नहीं, इंक्लूजन वाला केस से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा। देखो, अगर तुमने पी में 1 को रखा, ठीक है, तो क्यू के लिए तुम 2 3 4 में से कुछ चुनोगे, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो क्यू के लिए ऑप्शंस कितने होंगे, कितने सेट्स होंगे? 7 होंगे कि नहीं? 2 क्यूब माइनस 1, क्योंकि नल तो ले नहीं सकते। हम्म। तो अब ये देखो, मतलब इसके भी कितने केसेस होंगे? अगर एक मैंने 2 लिया तो देखो इसके 4 केसेस पॉसिबल होंगे कि नहीं? Yes, sir. यानी 4c1 इंटू 2 क्यूब माइनस 1, देखो ये हुआ। 20. अब p के लिए अगर मैंने 2 एलिमेंट रखा, ठीक है, तो ये 2 स्क्वायर माइनस 1 होगा। और अगर मैंने 4c3 रखा, तो उसके लिए एक ही बचेगा ऑप्शन, क्यों? यानी 2 माइनस 1 ही लिख लो, एक ही ऑप्शन बचेगा। अब इन सब को जोड़ो तो कितना होता है? ये तो मैंने मैनुअली निकाल लिया। Sir, 50 आ रहा है. 50 आ रहा है। Yes, sir. तो उसमें हम लोग का ज्यादा आ रहा है, क्यों पता है? क्योंकि ये जो नल वाला केस है ना, वो भी काउंट हो जा रहा है, तो इसीलिए ये एन के साथ भी हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा मैनुअली। यानी ये नहीं होगा, ये फिगर नहीं आएगा। देखो F4 तो हम अब लॉजिक समझ गए ना, तो अब इसी को जनरलाइज कर देंगे। ये कितना आया? 50 आया पक्का? Yes, sir. तो 50 डिवाइडेड बाई ये करो 225, कितना आता है? 50 डिवाइडेड बाई 225, 2 2 by बाई 9. 2/9। हाँ, अब ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो n के लिए तुम एक काम करो, देखो n के लिए ना NE मैं लिख रहा हूँ, देखो ऐसे। अगर मैं n में से एक एलिमेंट कॉमन रखता हूँ, ठीक है, तो बाकी यहाँ पे क्या होगा? 2 का पावर n माइनस 1 माइनस 1 होगा। Yes, sir. और अगर यस 2 सर। रखा, तो 2 का पावर n माइनस 2 माइनस 1 होगा। सिमिलरली NC3 इंटू 2 का पावर n माइनस 3 माइनस 1, और ऐसे करते जाओ तो देखो NCn माइनस 1 अगर हमने रखा तो ये 2 माइनस 1 होगा। अब Yes, ये sir. बाइनोमियल थ्योरम से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम से देखो NC1 इंटू 2 का पावर n माइनस 1 प्लस NC2 इंटू 2 का पावर n माइनस 2 and so on till NCn minus 1 into 2 और माइनस ऑफ ये हो गया NC1 plus NC2 and so on till NCn minus 1। अब यहाँ पे देखो 2 का पावर n और NC0, ठीक है, ये मैंने NC0 2 का पावर n ऐड कर लिया, और यहाँ पे NCn into 1 ऐड कर लिया। तो सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे? 2 का पावर n और माइनस 1। तो ये पूरा चीज 2 प्लस 1 यानी 3 का पावर n हो गया, Yes, sir. और ये वाला हो गया 2 का पावर n माइनस 2 2 का पावर n माइनस माइनस 2 का पावर n माइनस 1, ठीक है। यानी ये हो गया 3 का पावर n माइनस 2 का पावर n प्लस 1। देखो मैंने कैलकुलेशन ठीक किया कि गलत किया, वो चीज देख लो, और प्लस 1। तो ये होगा तुम्हारा आंसर। अब जरा n इक्वल टू 4 पुट करो, इसमें कितना आता है?
81 minus 32 plus 1 कितना हुआ? 50। Okay. यानी सही निकला है। तो एक्चुअल जनरल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा तुम्हारा, दैट इज f of n माइनस 2 का पावर n प्लस 1 बाई 2 का पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये f of n। ठीक है, लिख लो। कहाँ से था ये? अच्छा, हाँ यहाँ पे था। यहाँ पे ये नल वाला केस के चक्कर में ही एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें ऐसे मैनुअली सोच के निकालना पड़ेगा। ये सैंपल स्पेस लिख लियो ना। यस सर, देखो ये समझ में आया कि नहीं बताओ। यस सर। तो इसलिए कल जो पढ़ाया था ऐसा नहीं है कि वही भूल जाना है, वो सब हर चीज क्यूमुलेटिवली याद रखना पड़ेगा। ठीक है, डन सर। ये रहा फाइनल रिजल्ट। अभी एक्चुअली बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सर डाउट्स हो पाएगा सर वो डीपीपी का, मतलब आप एक ही कल doubt- पूछ लेना, कल पूछ लेना और सॉल्व कर लो। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर सर। बस एक ले सकते हैं सर, दिमाग पट रहा है मेरा। क्यों दिमाग फट रहा है तुम्हारा? क्या है क्वेश्चन? और लेवल 1 का नो वाला 9 to अरे 1। तो क्वेश्चन पढ़, अभी अब वो हम फाइल हम खोलेगा नहीं। एक मिनट सर मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन पढ़। If m things are distributed among a men and b women, show that the probability तुम that the थोड़ा number, हाँ सर, क्लियरली पढ़ो क्वेश्चन। if m things are distributed among a हाँ men and b हाँ, women, show ठीक है, that the probability that the number of things received by men is odd is half of b plus वो करना है, एक वो मिनट बोलो सर। रुक। अरे ए मेन है, और b women है, उनमें m things डिस्ट्रीब्यूट सुन तो करना है। ले भाई, सुन ले बच्चा। देख, हाँ सर। तो आदमी को मिलने के कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठा, ठीक है, ऐसे हाँ इमेजिन करो। यू हैव m थिंग्स ना, लेट अस से 10 थिंग्स यू आर हैविंग, 10 गिफ्ट्स यू आर हैविंग। हाँ सर। अब उसको तुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान ले 4 लोग हैं और से 3 women है, ओके। हाँ तो what is the probability that a man will get their gift? The probability is 4/7 or not? हाँ सर। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो probability of man to get, probability of man to get that object is a by a plus b, and probability of woman to get the object is b by a plus b। हाँ एक ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो अब यहाँ पे तुझे क्या बोला है क्वेश्चन, आगे पढ़, अगला लाइन, हाँ। नेक्स्ट लाइन पढ़ो ना मैजनी। Answer देख रहा था that the show that the probability that the number of things received by men is odd।
ओके, तो देख प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब मान ले नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिसीव्ड बाय मैन, तो अगर एक ऑब्जेक्ट मिला और 3 ऑब्जेक्ट मिला, ठीक है, और 5 ऑब्जेक्ट मिला, देख ऑड का ही ना बात हो रहा है, हाँ सर। तो ये होगा टोटल प्रोबेबिलिटी। अब देख m में से कोई भी एक को सिलेक्ट कर ले, ठीक है। अब आदमी के पास वो ऑब्जेक्ट आया, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, a बाई ए प्लस A बी। by A plus B. लेकिन बाकी इसका मतलब क्या है कि तेरा विमेन के पास चला गया b बाई ए प्लस बी टू द पावर m-1। अब देख MC3, अब देख 3 ऑब्जेक्ट आदमी के पास गया तो a बाई ए प्लस बी का पावर 3, और बाकी जो रिमेनिंग है b बाई ए प्लस बी का पावर m-3, देख हो जाएगा। यही ना तेरा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा। अब बाइनोमियल थ्योरम लगा के तुझे इसका सम निकालना है। हाँ सर। समझ में आया बात? हाँ सर। निकाल लेगा कि वो कैलकुलेट करके दिखाऊं? और दिखा रही है सर, भूल गया सर, एक बार दिखा रही थी। अरे सुन तो देख यहाँ पे ध्यान से देख, ये b प्लस ए का पावर, b प्लस ए, ठीक है, का पावर, ध्यान से देख a प्लस बी का पावर m तो कॉमन आ जाएगा नीचे। हाँ। तो वो कॉमन ले जा पहले, और अब इसका एक्सपेंशन लिख, तो क्या लिखेगा बता, MC0 b का पावर m, MC1 b का पावर m-1 इंटू a, MC2 b का पावर m-2 इंटू a स्क्वायर, और अब निकाल b माइनस a का पावर m और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले, तो तेरा न्यूमरेटर निकल रहा है कि नहीं, 2 टाइम्स ऑफ दैट। हाँ सर। हाँ हाँ अभी भी याद आया कि नहीं आया? हाँ तो सर। दिस माइनस दिस कर लो तो वो न्यूमरेटर आ जाएगा, और नीचे में a प्लस बी का पावर m हो गया। हाँ। ठीक है, हाँ सर। तो इसमें दिमाग फटने का क्या है यार, कॉमन सेंस लगा। देख जब भी m और n का क्वेश्चन होगा ना, तो ऐसे सोच पर्टिकुलरली कि जैसे तेरे पास 10 गिफ्ट है, अब 4 मैन 3 वुमेन है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सोच लॉजिकली, उसी से जनरलाइज करके आएगा। थैंक यू सर। ठीक है, देखो हो गया बच्चा लोग, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि घटिया क्वेश्चन है। अरे उस डीपीपी में सारे अच्छे क्वेश्चन है। ओके, Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, कल क्लास करना है तुम लोग को? हो अरे सकता है कल तो क्लास ओके करना है, हो सकता है तो करा दीजिए Yes. सर। गणेश? क्या बात? सर उसने लीव कर दी। अच्छा ठीक है, चलो तो मैं डिस्कनेक्ट करूं? हाँ सर, थैंक यू सर। Thank you. Thank you, sir. Bye, Bye, sir. sir. ओके बाय बाय। सर। बाय।